दोस्तों, आपको सामने आपकी आँखों के दिख रहा है साफ-साफ जो अपना जो अपनी क्लास है वो किसकी होने वाली है। अपन शुरू कर रहे हैं टॉपिक रियल एनालिसिस। ओके, ये इमेज इधर ही है क्योंकि पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो ये रियल एनालिसिस है। इसके अंदर सबसे पहले अगर देखो रियल एनालिसिस की शुरुआत करें तो आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज सेट थ्योरी का होना चाहिए, मैथमेटिकल इंडक्शन का होना चाहिए, फंक्शन का होना चाहिए। 2-4 चीज़ों का आपको क्या होना चाहिए, बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, है ना? तो एक तरीके से ये आपकी क्या है, प्रीलिमिनरीज यानी कि रिकैपिचुलेशन, यानी कि हिंदी में बोलूँ तो पुनः स्मरण। मतलब आपको मैं दोबारा याद दिलाऊंगा जो आपने पढ़ा। फिर अपन शुरुआत करेंगे रियल एनालिसिस से। शायद मैं इंटरवल इंटरवल भी वैसे शायद थ्योरी में आ जाता है, लेकिन मैं इंटरवल से चालू करूंगा एक तरीके से रियल एनालिसिस। जिस दिन मैंने इंटरवल चालू कर दिया उस दिन फिर जैसे इंटरवल इंटरवल के बाद में बाउंडेड सेट, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, सुप्रीमम, इन्फिमम, देयर आर वेरियस टॉपिक्स। अब अपन डिस्कस करेंगे आज सेट थ्योरी, है ना? थोड़ी बहुत मेरे पास पीपीटी सेट की भी तैयार कर ली है मैंने, फंक्शन की भी तैयार कर ली है। फंक्शन की शायद आधी है, लेकिन आधी ही रहेगी वो, लेकिन मैं कवर नहीं करने वाला हूँ आज। आज सिर्फ हो सकेगा सेट के बारे में ही हो पाएगा, नहीं तो फिर खिचड़ी थोड़ी बनानी है मेरे को यार। एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। बेसिक है ये, तो ज्यादा मैं भी जोर नहीं दूंगा इसके ऊपर कि एकदम कंठस्ती करवा दो, वो सीन है नहीं इसमें, है ना? ये आपका आईआईटी जेम का सिलेबस है, आपको दिख रहा होगा। देखो सबसे पहले शुरुआत होता है कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस। तो उसके अंदर आपको नेचुरल नंबर का, रियल नंबर का, इनका थोड़ा बहुत एक ज्ञान होना चाहिए, है ना? बाउंडेड मोनोटोन सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस, बोल्जनो-वीर्स्ट्रास थ्योरम, सेट के लिए, सीक्वेंस के लिए, सब सीक्वेंस के लिए, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, पावर सीरीज, रेशियो टेस्ट, रेडियस एंड इंटरवल, ये सारे के सारा आपका आईआईटी जेम का। लेकिन मैंने टाइफर भी लिखा है, तो ये थोड़ा इसके अंदर देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी चला जाता है। तो वो इस अब देखो कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस, और वहीं पे भी कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस था। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वहां पे भी थी, रीमान इंटीग्रेशन भी वहां पे था। तो वही सारी चीजें हैं, थोड़ा लेवल जो है वो खतरनाक हो जाएगा। तो बढ़िया है, अगर इस लेवल की तैयारी करोगे तो शायद ये भी हो जाएगा, नहीं भी होगा टेंशन नहीं लेनी है लाइफ में ज्यादा। अपन अब शुरुआत करते हैं अपनी ये सैड थ्योरी। बेसिक से चलें, कहाँ से चलें मेरे को नहीं पता। चलेंगे ये लो पीपीटी है अपने पास, क्योंकि अब यार बिना पीपीटी अगर मैं पढ़ाने का प्रयत्न करूं तो देखो क्या होता है, बिना पीपीटी पढ़ाने से समय की बर्बादी होती है, हर डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। लेकिन समझ में ज्यादा उसमें आता है क्योंकि मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, और मैं भी कई बातें ऐसी होंगी जो नहीं बताने, लेकिन यहाँ पे कुछ छूटेगा नहीं आपका, कि लगभग सारी चीजें लिख के लाया हूँ। अब नुकसान इसमें मेरा या आपका तो फायदा ही है, टाइम बचेगा। नुकसान मेरा है क्योंकि मेरे को और चीजें ढंग से क्लियर हो सकती थी, नॉलेज बढ़ता है। तो 2-3 मिनट हर बंदा खराब करता है, मैंने भी कर दी। लेकिन अब जितना समय है उसको अपन यूटिलाइज करते हैं और एक मैक्सिमम प्रोडक्टिव रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सब अपना लेक्चर फर्स्ट है, आपको पता है सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में पीपीटी है ये, लेकिन अपन पढ़ेंगे सेट्स के बारे में ही अपन आज। तो देखो सेट का अपन सबसे पहला वो समझते हैं, तो एक काम ये ले लेते हैं। हाँ, दिख रहा है, ये दिख रही है ना? हाँ दिख रहा है। तो डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड नोटेशंस देखो, सेट की डेफिनेशन क्या होती है? वैसे ये डेफिनेशन ये एक स्टेटमेंट है, क्योंकि डेफिनेशन के अंदर ही वेल डिफाइंड चीज आ रही है, तो दैट मींस बस वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इतना घुसना नहीं इस चीज में भी अपने को, कि एक सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ से तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए, 11th क्लास में बच्चा घुसता है, पहला चैप्टर यही तो आता है यार। तो अपन वेल डिफाइंड कलेक्शन लेंगे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। जैसे मैंने कोई भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे 1 2 3। अब वो सब नहीं बताऊंगा कि कोमा करके सेपरेट करके लिखते हैं करली ब्रेसेस में, सब पता है। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए और वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए, मतलब पर्सन टू पर्सन कोई चीज वेरी नहीं करनी चाहिए। मैं पूछी और फेवरेट बुक, आप कहोगे वो वाली, मैं कहूंगा नहीं मेरी वो है, तो चेंज हो गई। तो ये स्टेटमेंट जो है आपका सेट नहीं हो सकता। ओके, अब जैसे कई सेट होते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस, जैसे ये नेचुरल नंबर का सेट है, स्टैंडर्ड नोटेशन में अपन थोड़ा ऐसे लिखते हैं, है ना? एन और एन के ऐसे डंडे लगा के सीधी सी। ये नेचुरल नंबर का सेट है, तो 1 2 3 आगे तक चलता रहता है। फिर होल नंबर,
मतलब नेचुरल नंबर के सेट की तरह ही होता है, बस इसमें जीरो ऐड हो जाता है। ये सब आपने पढ़ा हुआ है बचपन में। फिर इंटीजर्स, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स है ना, ये किस हिसाब का सेट है कि पी बाई क्यू और पी और क्यू बिलोंग्स टू जेड और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये सारी चीजें आपने यार पढ़ी है। और फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जिसको अपन कुछ ऐसा लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसी के बारे में तो अपने को पढ़ना है। मेन मुद्दा ही तो ये है अपना रियल एनालिसिस। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि क्या होता है सेट और क्यों अपन इस सेट को पढ़ रहे हैं। तो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, और ये कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है सेट के। ओके, फिर अपन को पता है कि अपन डिस्क्राइब कई, मतलब ये भी देख लेना यार, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3, इसके अंदर जैसे 2 आ रहा है तो अपन लिखते हैं 2 बिलोंग्स टू एन, लेकिन इसके अंदर -1 नहीं आ रहा ना, तो -1 डज नॉट बिलोंग्स टू, एक साइन होता है, इसको बोलते हैं, इसको मैथ्स में बोलते हैं बिलोंग्स टू, लेकिन ये शायद यूनानी है, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं ना, एप्सिलॉन ऐसा सा कुछ। छोड़ो आपको, तो बस आपको यहाँ ध्यान रखना सेट थ्योरी में बिलोंग्स टू, आप आगे जाके अपन नेबरहुड पढ़ेंगे, वहां पे कभी तुमको एप्सिलॉन भी काम आएगा, एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, आगे बात करेंगे धीरे धीरे। फिर है मेथड्स फॉर डिस्क्राइबिंग अ सेट, ये आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है। अब मैं ये बता रहा हूँ रियल एनालिसिस पढ़ने के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यार जितना एकदम, एक बात बताऊं, जितना ज्यादा पढ़ते हैं उतना ज्यादा पता लगता है कि हमें कितना कम आता है। उसको बोलते हैं ना, तो नॉलेज ऑफ पैराडॉक्स, द मोर वी नो द लेस वी नो, ऐसा कुछ समझ लेंगे, इसका मत है। तो रोस्टर मेथड, लिस्टिंग मेथड, टेबुलर मेथड, तो सीधी सी बात है, आप सारे के सारे एलिमेंट को लिस्ट करके लिख दो। ये लो, मैंने सारे एलिमेंट को लिस्ट करके लिख दिया। आप ये सेट नहीं हो सकता, मतलब ये सेट है, लेकिन आप ऐसे एक एलिमेंट को 2 बार मत लिखा करो, कारण डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो ये सीधी सी बात है। सेट बिल्डर रूल, एक प्रॉपर्टी लिख दूंगा, वो क्या बता देगी सेट के एलिमेंट को। मैंने कहा कि एक सेट है और उसमें वो एन आ रहे हैं जो नेचुरल नंबर से संबंध रखते हैं, यानी कि इस कितने बड़े रमाजान को, मतलब इस इतने बड़े प्रॉब्लम को मैंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना अपन काम करेंगे वो इसी में करेंगे, है ना। इनफाइनाइट टाइप चीजों को इसी में तो लिख पाएंगे अपन। ओके, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, जैसे सेट कैसे क्या लिखते हैं, ए बी सी, मतलब आप देखो कोमा लगा लगा के हर एक एलिमेंट आपको दिख रहा है साफ साफ। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके सामने दिक्कत ये आ रही है कि आपको 1 2 3 और ऐसा नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा कि उसी को एक स्टेटमेंट के रूप में लिखा जाएगा। ये सारी चीजें हैं। फिर आती है टाइप्स ऑफ सेट्स, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, तो ये रिवीजन ही है भाई, ये रिवीजन ही है। Real analysis you are going to read, and this is your preliminaries like recapitulations. Then first set is empty set, null set, void set. अब कई सेट ऐसे हो जाते हैं, वेल डिफाइंड का मतलब खाली भी तो हो सकता है, चीज वेल डिफाइंड है लेकिन वो खाली है, बस दैट मीन्स वेल डिफाइंड। तो फाइव ये अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है। जैसे मैं कहूँ कि एक मेरे को ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो 1 से छोटा हो, है कोई नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर की शुरुआत ही 1 से होती है भाई, तो 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं है इस दुनिया में। तो ये जो सेट है वो क्या है, एक तरीके से आपका फाइव है। सिंगलेटन सेट, सीधी सी बात, सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट, ठीक है, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, सिंगलेटन सेट। ये सेट हालांकि आपको थोड़ा मेरे को बाद में बताना चाहिए था, वैसे ये खत ये आपको वहां पे बताना चाहिए था, मैंने यहाँ पे फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट कवर ही नहीं किए। आगे बताऊं, कोई सही समय आने दो। काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट्स, कई चीजें हैं, अब आपके लिए कैंटर थ्योरम, वहां पे उन चीजों को ऊपर कवर करेंगे। तो लेकिन यहाँ पे फिर भी अब लिख दिया तो मैं बता देता हूँ, ये मोड ऑफ ए नहीं है। सबसे पहले आपका भ्रम दूर कर देता हूँ मैं, जैसे ए के अंदर कितने एलिमेंट है उसको बताता है ये, जैसे आप बचपन में ऐसे लिखा करते थे नंबर ऑफ ए, लेकिन आप उसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों सेम है, ऐसे कोई बात नहीं है कि ये गलत था ये सही है, ये भी सही है वो भी सही था। लेकिन अब थोड़े अपन सोचे बड़े हुए हैं तो नए नए सिंबल सीखते हैं। तो कार्डिनलिटी बोलते हैं इसको, कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी, तो देन द सेट आर इक्विवेलेंट सेट, है ना। तो
नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सेट। एग्जांपल्स के रूप में अपन बताएंगे आपको। एग्जांपल के रूप में जैसे मान लो ए बराबर समथिंग कुछ आपको दे दिया 1 2, बी बराबर दे दिया 3 4, तो देख लो इसमें भी दो एलिमेंट है, इसमें भी दो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब इस चीज को यार इससे आसान शब्दों में समझा सकता है समझाने वाले, लेकिन समझना नहीं है, फिर वो दिमाग तुम्हारा खोखला हो जाएगा ऐसे तो। इक्वल सेट यानी कि ए बराबर 1 2 और बी बराबर 2 1, ये भी सेट इक्वली है क्योंकि मैट्रिक्स नहीं है ये, और सेट है, तो सेट में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, बस एलिमेंट देखना है, एक किसी में है एक किसी में है, दो इसमें है दो इसमें है, तो दोनों क्या है इक्वल सेट है, दोनों में दो दो एलिमेंट है। अब ये मैंने दो चीजें लिख रखी है, ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए। देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है ऑर्डर एंड रिपीटेशन डज नॉट मैटर। ए बी सी दोनों क्या है इक्वल सेट्स है ना। अब ये मैंने लिख रखा है कि इक्वल सेट होने का मतलब ये प्रूफ करते हैं ना अपन, कोई दो सेट देगा ये बराबर ये प्रूफ करना है, तो अपन प्रूफ करने का तरीका ये होता है पहले इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट दिखाएंगे तो प्रूफ हो जाता है। लेकिन आपको यही नहीं पता सबसेट क्या होता है, तो उसमें किसकी गलती है, मेरी। तो मैं बताता हूँ आपको। सबसेट देखो, अरे नहीं समझ में आए तो यार जब इसके ऊपर मत जोर देना। जब मैं कह दूं ना कि रियल एनालिसिस अब चालू हो गई है, वहां पे एक टॉपिक आराम आराम से करेंगे अपन। लेकिन अब यार ये बेसिक है, तो बेसिक को अगर अपन बेसिक की तरह पढ़े तो अच्छा है, लेकिन इतना भी बेसिक की तरह अब आपको इक्वल सेट कहीं मैं बोल लूं अभी सब सेट है, काम आएगा यार आगे जाके, जब आप नेबरहुड पढ़ोगे तब भी काम आएगा, है ना। लिमिट पॉइंट पढ़ोगे, ओपन सेट क्लोज सेट कवर कॉम्पैक्ट, बहुत सारी चीजें हैं तो काम आएगा, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो ए और बी आर दो सेट्स है कि ईच मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी, कि ए का हर मेंबर जो है वो किसका मेंबर है, बी का मेंबर है। नहीं समझ में आया, समझ में तो सब आ गया। तो बात जैसे ए बराबर 1 2 3 है, और मैंने कहा 1 2 3 एक्स वाई, ये मैंने एक नया सेट डिफाइन कर दिया। तो ईच मेंबर ऑफ ए, तो देख लो 1 2 3 इनको क्या बोलते हैं, मेंबर या एलिमेंट बोलते हैं सेट के अंदर जो ये होते हैं। और ईच मेंबर ऑफ ए इज ऑल्सो मेंबर ऑफ बी, देख लो एक भी बी का मेंबर है, दो भी बी का मेंबर है, तीन भी, इसके अंदर तीन एलिमेंट थे और ये तीनों के तीनों बी में आ रहे हैं, तो एक को क्या बोलेंगे अपन सबसेट ऑफ बी, और बी को क्या बोलेंगे अपन सुपरसेट ऑफ ए। ये काफी कम देखने को मिलेगा तुम्हें, लेकिन मैंने लिख दिया। तो ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी, आपको पता है, यानी कि अगर आपका कोई भी एक्स ए में बिलोंग करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो सबसेट है अगर ए बी का, तो 100% बात यह है कि वो एक्स बी में भी बिलोंग करेगा। एक्स चाहे कोई भी हो, चाहे वो 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो, मतलब एक के हर एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं। सब तो लिख नहीं सकते, अपने को क्या पता कितने एलिमेंट हो गए, तो एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपका x बिलोंग्स टू ए हो, दैट मीन्स वो x आपका b में भी होना चाहिए, तब जाके आपका a जो होगा सबसेट होगा b का। समझ में मेरी बात, और b जो है वो सुपरसेट हो जाएगा। समझ में आ रही होगी आपको आराम से बात, है ना। तो ये आपको ध्यान देना। फिर a सबसेट और b सुपरसेट ऑफ है। द नल सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये मैं अब भी आपको समझाता हूँ, एग्जांपल ले लेते हैं अपन। जैसे एग्जांपल एक पेज ऐड कर लेते हैं अपन, एग्जांपल लेते हैं, इससे ले लेते हैं। ए बराबर मैंने लिया 1, चलो ए बी सी, बी बराबर लिया ए बी सी डी ई। हालांकि इतना जरूरी मैं दे रहा हूँ एग्जांपल, तो देख लो ए का हर मेंबर क्या है, बी का मेंबर है, यानी कि अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है तो दैट इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, ये हो रहा है ना यहाँ पे, तभी तो ए सबसेट बी आ रहा है। लेकिन अब देखो, चलो मैंने पीपीटी में कवर किया है नहीं किया, हाँ किया हुआ है कवर, तब तो कोई दिक्कत वाली बात, ये हो गया। अब देखो मैं कहूँ कि किसी भी सेट के सबसेट कैसे निकालते हैं वो अपन बात करते हैं, उससे पहले मैंने प्रॉपर सबसेट छोड़ दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे अपने को ये सेट दे रखा था, पेन तो चल रहा है यहाँ पे, व्हाइट है ना, वो व्हाइट ले लिया था, ये ना यहाँ पे व्हाइट कैसे दिखे। तो ए बराबर 1 2 ये मैंने सेट ले लिया। अब मैंने इसके सबसेट बनाया, इसके सबसेट क्या क्या हो सकते हैं भाई। एक तो चलो ये आपको दिख रहा है क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है, फिर दो भी हो सकता है, और एक खुद ये भी हो सकता है क्योंकि इसके भी सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर है। लेकिन एक सेट अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फाई।
अरे तो फाई के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो उसके सारे एलिमेंट इसके अंदर ही है। अपन ये बात कहने में कोई दिक्कत नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं अपन है क्या, कि द नल सेट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो ये तो हर के अंदर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली बिलोंग कर जाएगा। हर सेट का क्या होगा, ये सबसेट होगा। और अभी मैंने प्रूव यहाँ पे करके दिखाया, देखो 1 2 और 1 2 खुद खुद का सेट भी सबसेट होता है। तो ए इज सबसेट ए फॉर एवरी सेट ए, मतलब ये हर सेट की कहानी। ओके। फिर आ जाता है प्रॉपर सबसेट आपके सामने। होता क्या है कि ए सबसेट बी हो जाता है, लेकिन ए इज इक्वल्स टू बी ऐसा होता ही नहीं है। मतलब कहानी ये है, जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल ले रखे हैं ना वैसे तो मैंने, वही तो बोल रहा था। अब मैं पीपीटी लाने का बस ये फायदा है, ये टॉपिक अगर मैं कराने बैठो 1 घंटा खा जाए, अब नहीं खाएंगे। 3 सेट है अपने पास ए के, और 3 सेट है मतलब अलग अलग। ये मान लो A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये B1 B2 B3 है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबकी वैल्यू सेम, अपने को क्या मतलब है। तो देखो A1 सबसेट होगा क्या B1 का, A1 के सारे एलिमेंट B1 में आ रहे, हाँ आ रहे हैं, ओके सबसेट होगा। एलिमेंट ही नहीं है तो आ रहे होंगे भाई। A2 के सारे एलिमेंट B2 में आ रहे हैं, आ रहे हैं। एक सेकंड, ओके मुंह में यार कुछ आ गया था। A3 का सारे के सारे एलिमेंट B3 में भी आ रहे हैं, दैट मीन सबसेट है। हमने सबसेट की यही तो डेफिनेशन पढ़ी कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू B, हाँ X बिलोंग्स टू A, X बिलोंग्स टू E। अब यहाँ पे देखो प्रॉपर सबसेट क्या बोल रहा है कि A इज नॉट इक्वल टू B होना चाहिए, तब जाके प्रॉपर सबसेट होगा। A इज नॉट इक्वल टू B, तो यहाँ पे देखो A इज नॉट इक्वल टू B है तो प्रॉपर सबसेट भी हो जाएगा। यहाँ पे भी A ये है, B ये है, तो ये प्रॉपर सबसेट। लेकिन यहाँ पे आप देखो A इज इक्वल्स टू क्या हो गया, B, तो ये क्या नहीं है, प्रॉपर सबसेट नहीं है। यानी कि हर सेट खुद का सबसेट होता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होता, क्योंकि प्रॉपर सबसेट में तो कंडीशन ही आ जाती है A इज नॉट इक्वल्स टू B। कई ऐसे भी बोलते हैं कि आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, बात वही है। हाँ, क्योंकि ये इक्वल का साइन हट गया, अब सबसेट सबसेट बच रहा है, इक्वल का साइन हटते ही मतलब A इज नॉट इक्वल्स टू B, तो बात वहीं आके आ जाती है। तो हर सेट खुद का सबसेट हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। हर सेट खुद का एक सबसेट होता है, लेकिन ये आप देख रहे हो ना, अभी मैंने एग्जांपल से करके आपको एक्सप्लेन किया है। ओके, इतनी बात तुम्हारे आराम से बेजे में पड़ गई। आगे अपन बढ़ते हैं, तो सेट और प्रॉपर सबसेट आपको समझ में आ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ ऐसी में। अब आपको छोटी छोटी सेट दे देंगे, उनके सबसेट फाइंड आउट करने पड़े। मान लो वैसे 1 2 दे दिया, तो मैंने सबसेट पता है कहना इसका, एक तो 5 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, एक 2 और 1 2, क्योंकि इनके सारे के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे हैं, ये चारों के चारों क्या है, सबसेट। तो इस एन की कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है ना। इस एक की कार्डिनलिटी, अरे नंबर ऑफ ए, घबराओ मत। मोड देखते ही अब यहाँ पे सेट थ्योरी में मोड है मत बता देना, वो बोला जाएगा कार्डिनलिटी ऑफ ए या नंबर ऑफ ए। मोड ए तो मोड है, मॉड्यूलस ऑफ ए ऐसे बोलते हैं, स्टैंडर्ड थोड़ा सीखो। तो कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, देन द सबसेट्स ऑफ ए विल बी 2 टू द पावर 2, दैट मींस 4। मींस ये आपका फॉर्मूला है, ये आया कहाँ से, ये जानने की आपकी तिरम इच्छा है, लेकिन मेरी बताने की नहीं है। वो नहीं बता रहा भाई यार, ये काउंटिंग प्रिंसिपल है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशंस वहां से निकल के आता है, कॉम्बिनेशन से निकल के आता है। आपके पास जैसे 2 चॉइस है, इन सबको ऐड करते हो तो फॉर्मूला बनता है, फिर वैसे निकल कर आता है। तो छोड़ दो यार के। तो अगर आपकी कार्डिनलिटी एक की एन है, तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे वो 2 की पावर एन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो 1 2। तो अब इसकी कार्डिनलिटी देखो क्या हुई, 1 2। तो एलिमेंट कितने हैं, यानी कि कार्डिनलिटी 2 है। तो नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे 2 की पावर एन, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 है, तो 2 की पावर 2 2। अब जैसे एक एग्जांपल और लिया मैंने, पी क्यू आर, तो ये देखो इनके सबसेट हो सकते हैं 5 पी क्यू आर, पी क्यू क्यू आर, पी आर, पी क्यू आर। तो कार्डिनलिटी कितनी है 3, तो जो सबसेट है वो कितने हो गए 8। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला इसका प्रॉपर सबसेट नहीं होगा ना, और ये वाला भी क्यों, क्योंकि every set is subset of itself but not a proper subset of itself। तो जब भी आपसे पूछे कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो 2 के पावर n माइनस n, क्योंकि हमेशा वो खुद वाला सेट कट जाएगा। ओके, इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई। अब ये बात मैंने नोट्स में लिखी थी,
लेकिन यहाँ पे नहीं आई, मेरे को याद थी, नहीं बता दी। अब आता है पावर सेट। कारण क्या होता है इसका बनने का, आपके पास एक सेट देगा, उसके तुमने बनाए सबसेट, और उसका भी तुम बना दोगे सेट, तो बन जाएगा पावर सेट। शायरी बना दी मैंने ये। वही बात है, द सेट फॉर्म्ड बाय ऑल द सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट ए। तो ये आपका एक गिवन सेट ए दे रखा है, मैंने इसके सबसेट लिए, ये होंगे 5 1 2 1,2, और इस पे क्या बना दिया, इसे सेट बना दिया, इन सबको सेट में लिख दिया। ओके, तो अब जाके ये क्या बन गया, पावर सेट। तो ये आपका क्या है, सबसेट लेटिस है। केमिस्ट्री में याद दिलाने नहीं जाता, ये लेटिस, ब्रेविस लेटिस, एन लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, इतना ही आता है बस मेरे को, सॉलिड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो ए बिलोंग्स टू पी ए होता है, यानी कि ये पूरा का पूरा ए जो है। अब देखो, नो सेट कैन बिलोंग्स टू इटसेल्फ, एवरी सेट, ये कई धारणाएं हैं, पढ़ाने की इच्छा तो है, रसेल पैराडॉक्स, रिचार्ड पैराडॉक्स, लेकिन मैं पढ़ा नहीं रहा, पढ़ूंगा। अब मैं बोल रहा हूँ ये पूरा, जब रियल एनालिसिस में अपन गुस्से में तो ये सब कर चुके होंगे, यहाँ पे आपको वो सारी चीजों की मैं थोड़ी थोड़ी एक ज्योति जलाना चाहता हूँ। ज्योति बुरा मत मानना, ज्योति का मतलब है एक इंटेंसिटी है। तो ए बिलोंग्स टू पी ए, ऐसा होता है यहाँ पे। ए जो है ना, ए ये सेट पी ए में बिलोंग कर रहा है ए, लेकिन सेट ऑफ ए ये पीरियड में बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसका मतलब हो गया 1,2 और 1,2, इसका मतलब ये हो गया ये कहाँ पीए में बिलोंग कर रहा है, ऐसा मत सोचना आप ना। तो ये तो कंक्लूजन है जो कंपटीशन एग्जाम, एनडीए के एग्जाम में आ सकते, और वैसे एनडीए में शायद आया भी हुआ है ऐसा कुछ देके, और नंबर ऑफ सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ऐसा यार कंफर्म नहीं याद है मेरे को, ये को झूठी बात करने से क्या मतलब है। तो अगर कार्डिनलिटी इसकी n है तो सेम, क्योंकि जितने सब सेट होंगे वही तो पावर सेट बनाएंगे ना, तो कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट भी 2 to the power n हो जाएगी। ये सबसेट लेटिस है, देखना इसको आराम से, केमिस्ट्री याद हो जाएगी तुम्हें। फिर अपन बात करते हैं यूनिवर्सल सेट। अपन पढ़ क्या रहे हैं, रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं ना अपन, तो अपने कॉन्टेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट है रियल नंबर्स का, क्योंकि अपन सारी इसके अंदर ही चर्चा करेंगे। अब कभी इसके अंदर करने की चर्चा नहीं की, तो इसके जो सबसेट होंगे जैसे नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट, मतलब होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, ये सारे के सारे रियल नंबर्स के क्या होंगे, सबसेट। तो जैसे यू अपने कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे रियल है, अब जैसे कोई एन हो गया, कोई डब्लू हो गया, कोई क्या हो गया, रेशनल नंबर, तो ये सारे के सारे अपने सबसेट है। तो यू जो सेट होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है ना। जैसे जो भी अपन डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिन भी एलिमेंट्स के, उसके अंदर तो 100% सारे के सारे आएंगे, और फिर उसके बहुत सारे सबसेट होंगे। जैसे अपने इस कॉन्टेक्स्ट में रियल नंबर की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे रियल नंबर की बात हो जाएंगी। फिर ए सबसेट ऑफ यू, हाँ यहाँ पे बिल्कुल, क्योंकि इसके सारे के सारे एलिमेंट देख लो ना, वेन डायग्राम से यू में आ रहे हैं। हालांकि आपको मैंने बताया नहीं है वेन डायग्राम होता है, लेकिन बता दूंगा यार। फिर आ जाता है आपके सामने कंपेरेबल एंड नॉन कंपेरेबल सेट्स। तो अगर इन दोनों देखो, और एंड का स्टेटमेंट का मतलब समझना, और एंड, और का मतलब होता है जैसे देखो, इनके आपको कमेंट में बताना ये साइन है या ये साइन है, और एंड के लॉजिकली साइन भी तो होते हैं ना, आप बताना मेरे को। और का मतलब होता है दोनों में से एक हो जाए, दोनों हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चीज हो जाती है। अगर आपका ए सबसेट बी मिल गया तो भी कंपेरेबल सेट है, बी सबसेट ए मिल गया तो भी कंपेरेबल सेट है, दोनों मिल गए तो भी है, फिर तो बराबर ही हो जाएंगे नहीं। तो सीधी सी बात ये है आपका। लेकिन एंड क्या कहता है, जो दोनों कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड का मतलब वो होता है। तो ये आपका वेन डायग्राम से आप समझ लेना। नॉन कंपेरेबल सेट, जैसे एग्जांपल के रूप में मैं कह दिया ए बराबर 1 2 और बी बराबर 3 4, दोनों का दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है, वो नॉन कंपेरेबल, इनको क्या करे कंपेरेबल। और कंपेरेबल जैसे ए सबसेट ऑफ बी हो जाए या फिर बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, तब अपन कंपेरेबल सेट बोल लेते हैं। ज्यादा कुछ इंग्लिश है नहीं इसके अंदर। फिर वेन डायग्राम आपके सामने बने हैं, तो वेन डायग्राम क्या होते हैं, सीधी सी बात अभी मैंने बताई है कि यहाँ पे अपन यूनिवर्सल सेट, जैसे अपन रियल एनालिसिस की बात कर रहे हैं, तो अपने लिए यूनिवर्सल सेट जो हो गए वो रियल नंबर्स हो गई, और ये जो सबसेट होंगे इसके, वो अपन कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप या कोई
परफेक्ट नहीं है कि आप सर्कल से ही ड्रॉ करो, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, वो कोई एक रूल नहीं है इसका, है ना। मेन मुद्दे की बात ये है कि यहाँ पर आपका यू जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, और सबसेट ऑफ यू रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। ये तो अपन थोड़ी सुंदरता में बढ़ाने के लिए मैं कह दिया ऐसा, ये कोई 100% रूल नहीं है। कई बुक्स में तुम देखना वेन डायग्राम ए ऐसे बना रखा है, बी ऐसे बना रखा है और ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दैट इज नॉट द 100% वे। फिर इसके आधार पर अपन पढ़ते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन। क्या पढ़ते हैं अपन? यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कई बार क्या होगा, अपने को सेट के ऊपर जैसे अपने पास क्या हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो जाती है ना, बहुत सारी चीजें, तो अपन क्या कर सकते हैं, उनके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगा सकते हैं। जैसे अपने पास नंबर्स थे चुपचाप, लेकिन हम निचलाए तो बैठते नहीं है, तो हम कभी उनको जोड़ लेते हैं, कभी गुणा कर लेते हैं, तो ये नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस की। तो हमारे पास सेट भी बहुत सारे हो गए, ए बी सी, तो हम सोचेंगे उनके ऊपर भी कुछ ऑपरेशंस लगाते हैं। तो सेट के ऊपर आप प्लस तो करोगे नहीं, तो कुछ अलग टाइप के ऑपरेशंस लगे, तो जैसे यूनियन हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा, डिफरेंस हो गया, है ना, डिफरेंस, फिर एक कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, एक सिमेट्रिक डिफरेंस, ये सारी चीजें हमने लगाने की सोची। तो लोगों ने बोला यार बढ़िया बात कर रहे हो तुम। तो यूनियन एंड इंटरसेक्शन की इंटरेक्शन बोल रहा था यार, केमिस्ट्री घुस गई है मेरे माइंड में, है ना। ये कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं जिसके अंदर अपन सबसे पहले पढ़ते हैं यूनियन, और उसके बाद में इंटरसेक्शन। तो यूनियन का सिंबल होता है ऐसे, यूनियन, है ना। और दो सेट का होगा यूनियन, क्योंकि अकेला आदमी यूनियन थोड़ी बनाएगा यार, ये तो तुम खुद भी समझे। तो एग्जाम्पल के रूप में आपको मैं समझाऊं, जैसे इसको इरेज कर लूं, ए बराबर मेरा मान लो 1 2 3 है, बी बराबर 3 4 5 है, तो सीधी सी बात है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में हो, एक बार लिखना है इससे, ठीक है। तो देख लो 1 2 3 या तो ए में है, ये तीन जो है ए और बी दोनों में है, तो अपन यूनियन में दो बार तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि फिर वो डेफिनेशन ही ब्रेक कर जाएगी। डेफिनेशन बोलती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। जब दो नंबर्स के ऊपर अपन कुछ ऑपरेशन करते हैं तो आता तो नंबर ही है, तो जब दो सेट के ऊपर कुछ ऑपरेशन करेंगे तो आएगा तो सेट ही, और आ भी रहा है। तो सेट है तो फिर वो सेट की जो स्टेटमेंट है उसको फॉलो करना चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स ही होनी चाहिए, तो इसी साथ। लेकिन जब इंटरसेक्शन करूं तो एक ऐसा एक्स ढूंढना है जो ए में भी है और जो बी में भी है, वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन ही। ओके, बस यही अंतर है, और का मतलब क्या हो गया, या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे जब ए यूनियन बी बनाते हैं तो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो पूरे को अपन रंग देते हैं ए यूनियन बी में, तो सब कुछ आ गया यार, जो भी है ए और बी में, है ना, मैंने लिख दिया ना। क्या तो ए में हो या बी में हो या दोनों में है, वो सारे आ जाएंगे। लेकिन एंड लिखा है मैंने आगे, मैंने पहले ही बोला था, और एंड में डिफरेंस यही है कि एंड का मतलब ही ये होता है कि दोनों के अंदर मस्ट आना चाहिए। तो देख लो यहाँ पे तीन और तीन, एक्स जो है वो ए के अंदर भी बिलोंग कर रहा है और एक्स साथ ही साथ बी के अंदर भी बिलोंग कर रहा है ना। इसलिए एंड का थोड़ा समझना, और मेरे को आप कमेंट में बताना कौन से लॉजिक से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मेरे को नहीं पता, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तो ऐसा तुम्हें लग रहा होगा ना, कोई बात नहीं यार, ये कुछ की आइडेंटिटीज है। कैसे? जैसे एक का यूनियन में फाइव के साथ करूँ, एक बड़ा सा सेट है और उसमें जैसे जैसे देखो, मैं गरीब हूँ ऐसे मान के चलो, और मेरे को एक और मेरा भाई मिल गया गरीब, तो गरीब और गरीब मिलके गरीब ही बनाएंगे यार। लेकिन एक अमीर है, एक गरीब है, तो प्रभाव किसका रहेगा? अमीर का रहता है। सोसाइटी की बात करें, वैसे अगर मेरे जैसा गरीब हो तो प्रभाव अपन अपना ही कर लेंगे, है ना, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो ए यूनियन फाइव बराबर ए हो जाएगा, ए यूनियन ए बराबर ए हो जाएगा, खुद का खुद से यूनियन ए तो होगा, इसमें ऑर्डर वगैरह का कुछ होता नहीं है। यू यूनियन ए बराबर यू, आप एग्जाम्पल लेके देखना इन चीजों के, और फिर करके, अब मैं ये प्रूफ करके थोड़ी बताऊंगा यार, तुम्हें बता सकता हूँ, ऐसा मत सोचना यार, अपने को रियल पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना है। ए इंटरसेक्शन फाइव बराबर फाइव, दिस दिस दिस, और अगर कोई दो सेट लो और उनके बीच में जैसे ए बराबर मैंने कह दिया ए बी सी, और बी बराबर कह दिया डी ई एफ, और इनका इंटरसेक्शन निकाले और वही क्या आ जाए, फाइव आ जाए, कुछ आ ही नहीं रहा ना।
ऐसा कोई एक्स मिल रहा है जो ए में भी हो और जो बी में भी हो? ऐसा कोई एक्स है ही नहीं। दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होंगे 5। तो ये दोनों जो सेट है उनको बोलते हैं डिसजॉइंट। ये एग्जांपल दिया है मैंने। दुनिया में यही डिसजॉइंट सेट नहीं है, बहुत सारे हैं जिनका इंटरसेक्शन क्या हो 5 हो, उनको अपन क्या बोलते हैं ये। ओके, समझ में आ गई? अब जैसे ये वाला रीजन है, ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। समझ में आ रहा है तुम्हें? फिर इसके बाद में देखो डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट, तीनों चीजें हैं। तो डिफरेंस में क्या होता है अपने को मैं आपको मैं करके बताता हूँ। जैसे ए बराबर है समथिंग लाइक दिस, ए बी सी, और बी जो है वो इक्वल्स टू है सी ई। ए माइनस बी कर लो, बी माइनस ए कर लो, दोनों अलग अलग होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब तो होता है ए बी सी माइनस सी कोमा ई, और सी कोमा ई, और माइनस में ए बी सी। तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ वाले और यहाँ जो एलिमेंट यहाँ है और जो एलिमेंट यहाँ है उसको आपस में क्रॉस कट करना है ऐसे। और जो सिर्फ इधर ही तरफ वही लिखना है, इधर वाले से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। ए बी हर बार ही यहाँ पे कौन कौन आ रहा है, सी, तो सी से सी कैंसिल, और सिर्फ ए बच गया। ये आप वेन डायग्राम समझोगे, डेफिनेशन समझोगे, तब आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यानी कि जो दोनों में कॉमन है उनको तो कैंसिल कर दो, और जो इधर बच रहा है वो लिख दो। बस इतना ही है मेरा तुमसे कहना, कि सदा तुम मेरी रहना। वाह। तो a माइनस बी, और इसको लिखते हैं अपना ने द कॉम्प्लीमेंट ऑफ b रिलेटिव टू a। थोड़ा इंग्लिश जरूरी है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अपने को वो x लेने हैं जो a में तो बिलोंग करेंगे, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। यानी कि अब यहाँ पे देख लो, ये ए में तो बिलोंग कर रहे हैं ना, ए और बी, ये दो एलिमेंट वो है जो ए में बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन देख लो बी में बिल्कुल भी इतना सा भी पार्ट नहीं है। यहाँ पे देख लो ई, ये बी में तो बिलोंग कर रहे हैं लेकिन ए में देख लो इतना सा भी पार्ट नहीं है। बस वही मैं कहना चाह रहा था। तो ये आपको समझ में दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, एंड आ रहा है। फिर है सिमेट्रिक डिफरेंस, ये आपको थोड़ा ए डेल भी बहुत कम काम आएगा, इसलिए बस ए माइनस बी और यूनियन बी माइनस ए कर देंगे तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अपन ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट से लिखते हैं। जैसे कोई भी अपना यूनिवर्सल सेट ले लिया, और जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जैसे एक का ही निकालना है, यहाँ पे एक का ही निकालना है, तो वो माइनस कर देंगे उसमें से। माइनस ऐसे कर ही देंगे अपन। जैसे मैं कह दूं मेरा यू जो है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस यू के लिए बात कर रहा हूँ, और मेरा ए जो है वो ये है 2 3। तो ए डैश जो होगा वो क्या होगा, मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो वो यू माइनस ए होगा। और यू माइनस ए क्या होता है, 1 2 3 4 5 -2,3। 2,3 से 2,3 कैंसिल हो जाएगा एक तरीके से, अपने को तो सिर्फ इधर वाले ही रखने हैं। तो 1 4 5, तो देख लो ये एलिमेंट ए में नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ए में नहीं है ना बिल्कुल भी, ये सिर्फ और सिर्फ यू में ही है। तो ये हो गया आपका ए डैश। समझ में आ गया? एवरीथिंग इन यू दैट इज नॉट इन ए। तो देख लो नोट इज ए, ये ए में नहीं है ना पर यू में तो है ही। तो बस ये आपका कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब वेन डायग्राम अगर आप बनाओगे तो ए यूनियन बी में पूरा कवर हो जाएगा, इंटरसेक्शन में इतना इतना पार्ट कवर होगा। अगर ए डेल बी निकाल रहे हो तो सिर्फ इतना इतना पार्ट कवर होगा, है ना, इतना इतना। देखो इसने खुद ने भी कर रखा है, वैसे मैंने ये पूरा खाली छोड़ दिया, है ना, ये थोड़ा रंगीन कर दिया। फिर ए डेल बी में ये इतना इतना पार्ट कवर होता है, और ए डैश में देख लो ये इतना इतना पार्ट, है ना, क्योंकि ये तो पूरा ए है। पर ये जो बच गया वो ए डैश ही तो है, और यू का पार्ट भी है। तो ये ए में था, लेकिन ए डैश में ये इतना इतना पार्ट, ये थोड़ी ए में है, तो ए डैश में है। ये थोड़ा वेन डायग्राम से आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। फिर ये कुछ यार प्रॉपर्टीज है, ये जो अब मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बोल बोल के समझा सकता हूँ। जैसे ये एसोसिएटिव सी लग रही है ना। यहाँ पे अब आप देख लो ए यूनियन, अब इनको आप करोगे क्या, करना है क्या, हमें क्यों बता रहा हूँ ये। जैसे कई बार अपन कुछ थ्योरम्स प्रूव करेंगे तो वहां पे ये चीजें काम आएंगी, है ना। बस वही चीजें हैं यहाँ पे। जैसे ए यूनियन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये भी एसोसिएटिव है। ये जैसे यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन, ऐसे बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई है।
फिर a माइनस बी इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b डैश a माइनस बी। अब इन सब का तुम एग्जाम्पल लेके देखना। अब देखो a माइनस बी बराबर a है, दैट इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b बराबर 5, और a माइनस बी और b माइनस a का यूनियन ये सब है। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है जो तुम एक बार देख लेना। मैं ये इनके ऊपर ऐसा मत करना कि इनके पीछे पड़ी गई याद करने के लिए, नहीं हो तो रहने देना, कोई इमरजेंसी नहीं है। जब जो प्रॉपर्टी आए जैसे जैसे वैसे वैसे याद करते रहना। अब ये यार आसान आसान सी है, जैसे कोई सेट था तो हमने इसका कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर वापस से उसी का कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो वो यही गुण के आ जाएगा। मैट्रिक्स में भी तो होता है, जैसे ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वही मैट्रिक्स आ जाता है, वही कहानी है। और जैसे आपने सेट लिया, उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, दोनों का यूनियन करोगे तो वो यू ही तो बनेगा यार। दोनों के बीच में इंटरसेक्शन करोगे 5, ये थोड़ी देख लेना भाई तुम दोनों। 5 डैश का यू होता है, क्यों? क्योंकि उसका तो पूरा यूनिवर्सल सेट वही है, कॉम्प्लीमेंट उसके लिए तो वही है ना, और यू डैश का 5 होता है आंसर। और ए यूनियन बी डैश, ये थोड़े डी मॉर्गन लॉज हैं जो आपके प्रोबेबिलिटी में काफी काम आते हैं और भी कई जगह काम आएंगे। तो ए यूनियन बी का पूरे का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे ऐसे दूसरा लो है, डी मॉर्गन लॉज है इनके भी। अब ये दोनों अगर अपने को इक्वल प्रूफ करने हैं ना, तो पहले मेरे को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ए यूनियन बी इज सबसेट ऑफ दिस, और फिर ये प्रूफ करना पड़ेगा। और अगर मैं ये करने में कामयाब साबित रहता हूँ, वो तो रहूंगा, क्योंकि तभी ये हो पाएगा। फिर मैं कोई ऐसा एलिमेंट लेऊंगा कि ये इसमें है, फिर सॉरी, फिर इससे क्या रिजल्ट निकाल सकता हूँ, फिर 2-3 लाइनें लिखूंगा, फिर इससे ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा। फिर मैं ये लेके चलूंगा, फिर यहाँ से मैं कहूंगा कि एक्स को ही यहाँ पर है तो ये वैसा होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, ऐसे ऐसे अपन करके प्रूफ कर सकते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो तुम थोड़े ध्यान रख लेना, याद करने के पीछे पड़ी मत जाना कि आज तो खींच दूंगा इनको, ना ना ना। ये टॉपिक भी वैसे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है। हाँ, ये यहाँ से अपन पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, ओके। ज्यादा वैसे तो पढ़ सकते हैं यार अपन, चलो देखते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली। तो देखो नॉर्मली अगर अपन बात करें कि यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस अप्लाइड टू टू सेट्स एट ए टाइम, यानी कि बाइनरी ऑपरेशंस है, दो सेट पे ही लगा सकते हैं एक टाइम पे। तो अपन देखो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी अगर आप देखोगे, तो अगर आपको निकालना भी है तो पहले तुम A1 यूनियन A2 निकालोगे और फिर A3, वही घुमाने भी तो हो। अगर आपको करना है 2 गुणा 3 गुणा 4, तो पहले इन दोनों को करके ही जो आंसर आएगा उससे ये निकालोगे। वैसे ऐसी कुछ बात कह रहे हैं अपन, लेकिन अपन को जैसे ओपन सेट और क्लोज सेट पढ़ेंगे, वहां पे कुछ थ्योरम्स आएंगी, वहां पे ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अगर अपने एन सेट की बात करें, तो हमको एक इंडेक्स सेट की जरूरत पड़ती है। ये थोड़ा हायर लेवल के टॉपिक है, यहाँ पे फिर भी थोड़ा आपका दिमाग मेरे को बताना चाहिए, क्योंकि ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। पिछला तो सारा 100% जिसने 11th क्लास पढ़ी है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, मैं देख रहा हूँ सबने पढ़ा है यार, ये तो कोई नहीं है जो छूट रहा, सबने पढ़ा है। हाँ, सारी चीजें हैं ये। हाँ, ये थोड़ा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो 1 to m जैसे बहुत सारे सेट हो जाएंगे, उनका मेरे को यूनियन निकालना है। तो यूनियन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to m ai a1 ai। एक के नीचे i लिखा, उसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, आप मेरे को बताना। तो जैसे अब i की वैल्यू 1 लूंगा 2 लूंगा, वही समेशन की तरह काम कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है ना? तो वही बात है। और ये इंटरसेक्शन ऑफ एन आर्बिट्ररी वैल्यू, मोटा मोटी बात यही है। अब ये इंडेक्स सेट की आपको थोड़ी दिक्कत होगी, और मैं इस पे ज्यादा आपका ध्यान भी नहीं देना। तुम कहोगे ध्यान देना किस पे जाते हो, आपने किसी पे ध्यान ही नहीं दिया। देखो व्हेन वी हैव इनफाइनाइट, अब ये थोड़ा आपको दिक्कत करेंगी टर्म से, क्योंकि मैंने अभी इनफाइनाइट और अनकाउंटेबल में डिफरेंस अभी आपके सामने क्लियर नहीं किया है, जो कि एज सून एज पॉसिबल I will differentiate the difference between the set infinite and uncountable. Very okay. Now please listen that अगर अपन कोई फैमिली डिफाइन कर देते हैं ये, तो मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा, मेरे को 100% गारंटी है। क्या फैमिली डिफाइन कर दी है आपने? लैम्डा बिलोंग्स टू दिस वेयर दिस इज द इंडेक्स सेट लैम्डा।
तो u lambda belongs to lambda, a lambda is equals to at least 1 lambda belongs to lambda। कुल मिला के बात ये है, सीधी सी बात है, जैसे a1 a2 a3, तो अगर वो किसी के अंदर भी आ गया, मान लो a1 के अंदर आ गया, a2 के अंदर आ गया, कोई भी एक्सेस आप ढूंढ लो जो a1 के अंदर आ गया, जो a2 के अंदर आ गया, a3, कोई भी एलिमेंट, अगर मान लो वो A1 में है, A2 में है, A3 में है, A4 में है, A5 में है, A6 में है, A7 में है, मतलब कोई भी एलिमेंट किसी भी AI में है, दैट मीन्स वो पूरे के पूरे यूनियन में होगा। यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ और सिर्फ, बस यही है। और ये आपको ओपन सेट और क्लोज सेट की जब थ्योरम्स प्रूफ करोगे तब काम आएगा, बस ये ध्यान रखना। मैं मोटा मोटी ये थोड़ा आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मेरे को पता है, ये मैं बताऊंगा आपको जब पढ़ाऊंगा क्या, ये वाले टॉपिक, तब मुद्दे से ही चालू करें। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि वो A1 में भी होना चाहिए, A2 में भी होना चाहिए, A3 में भी होना चाहिए, A4 में, सब में। पहले मैंने क्या बोला, अगर किसी भी एक में है तो वो यूनियन में होगा, लेकिन कोई ऐसा एलिमेंट जो सब में है, देखो ये मैंने बना रखा है ना, जो सब में है तो जाके वो किसके अंदर आएगा, इंटरसेक्शन। तो इफ इट इज प्रेजेंट इन एवरी सिंगल सेट ऑफ द फैमिली, है ना, ओनली तो कॉमन कोर क्वालिफायर्स और कोई भी मेंबरशिप क्वालिफायर्स कर जाएगा अगर वो किसी भी सेट में होगा तो। ये मुद्दे की बात है, यहाँ पे भी अपन है वही फैमिली सेट कह रहे हैं। ये थोड़ा आपको दिमाग लगाओगे तो ऐसा समझ में आ भी जाएगा, लेकिन नहीं लगाओगे तो मैं समझा। जैसे मान लो अगर अपना इंडेक्स सेट नेचुरल नंबर्स का है, तो मैं क्या कह दूंगा, आई इज इक्वल्स टू 1 टू इनफाइनाइट, यूनियन। तो आर्बिट्रेरी यूनियन का मतलब क्या होता है, आपका किसी भी एक सेट में हो जाए बस। और आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन, ये हर सेट ऑफ द फैमिली में अपने को क्या चाहिए, नीड्स एक्स चाहिए। ओके, तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफी है। अपना जो अगला टॉपिक होगा वो इसके ऊपर होगा, आप देख सकते हो उस लेक्चर के अंदर। अपन देखो यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, आगे स्लाइड रेडी नहीं है, देखो आगे मैं बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं। डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज है ना, डायरेक्ट एंड इनवर्स इमेज हो जाएंगी, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन हो जाएगा, कंपोजिशन शायद बता ही दिया, रेस्ट्रिक्शन ऑफ फंक्शन। तो ये आपका लेक्चर 2 हो जाएगा, है ना, जो कि प्रीलिमिनरीज के अंदर ही है। फिर एक लेक्चर आएगा सिर्फ और सिर्फ पीएमआई की बात करेंगे अपन, वहां पे ये लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा। और एक लेक्चर आएगा जहां पर अपन बात कर रहे होंगे फाइनाइट, ये 2 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं, इस हिसाब से चीजें होंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो देखो अपनी शुरुआत हमने कहाँ से की थी, एक बार खचाखच चालू कर देता हूँ मैं प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है भी ये, देखो यार, ये सेट का मैंने बताया कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का, अलग अलग सेट होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स। फिर अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो 2 मेथड होते हैं, आप ऐसे एलिमेंट को ऐसे कोमा लगा लगा दे कर सकते हो, या फिर एक रूल बना दो उस सेट के सारे एलिमेंट दे दे। कई सेट होंगे जो खाली वो एकदम नल्ले, भाई नल वर्ड वहीं से आया, नल्ला। फिर सिंगलेटन सेट, इसके पास एक एलिमेंट होगा। इक्विवेलेंट सेट, जिनके अगर 2 सेट के पास नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है। इक्वल सेट, सेम से हो के इक्वल सेट, सेम एलिमेंट है वो इक्वल सेट होना। सबसेट, अगर ए का हर एलिमेंट बी में है तो वो सबसेट होगा। दैट मीन्स ये थोड़ी कोर कंडीशन है आपकी। और नल सेट जो होता है हर सेट का सबसेट होता है, खुद भी खुद का सबसेट होता है, ये मैंने एग्जांपल लेके बता दिया आपको। और प्रॉपर सबसेट की मैंने कहानी बता दी कि ए बराबर बी नहीं होगा, देखो एग्जांपल दे रखा है आप मैंने। फिर सबसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैंने बता रखा है। और प्रॉपर सबसेट का नंबर जो है, क्योंकि खुद का नहीं होता है तो इसलिए -1 कर देंगे एक बार। ये क्वेश्चन तो 100% एनडीए में आया हुआ है, 2 की पावर 10 - 1, 1023। तो मैं पावर सेट, तो पावर सेट को आप क्या समझ सकते हो, वही सीधे सेट का सबसेट, और फिर सबसेट का जितने भी आए उनको ऐसे सेट में लिख देना, है ना। वैसे ये सेट था, उसके सबसेट उनको सेट में लिख देना, ये दोनों कंडीशन ध्यान से देख लेना। और वही कार्डिनलिटी हो जाएगी, ये इतने सारे खाली पन्ने कहाँ जुड़ गए। यूनिवर्सल सेट आपको पता ही है क्या होता है, जो सबसे बड़ा होगा वो यूनिवर्सल सेट। कंपेरेबल नॉन कंपेरेबल, मतलब ये हो या फिर ये हो। वेन डायग्राम्स, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की मैंने कंडीशन एग्जाम्पल से आपको बताई दी थी।
है ना? तो क्या यूनियन होता है, क्या इंटरसेक्शन होता है, ये दोनों में आना चाहिए, एक में आ जाए, ये कुछ रूल्स है। ये मैंने आराम आराम से आपको समझा दिए हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, एक्चुअल में ये सबसे लेस यूजेबल था, तो मैंने इसके ऊपर उतना ही ध्यान दिया है। ए कॉम्प्लीमेंट, हाँ, ये कुछ प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे मैंने कम ध्यान दिया है। और ये मैंने बता ही दिया है कि बस अगर आप यूनियन निकालते हो तो वो किसी ना किसी फैमिली में प्रेजेंट होना चाहिए, और इंटरसेक्शन निकालते हो तो वो हर फैमिली में सेट के प्रेजेंट होना चाहिए। अब अगला अपन फंक्शन के बारे में देखेंगे, है ना? और क्या क्या देखेंगे उस लेक्चर में, ये सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके। और जो पीपीटी इस लेक्चर की है, फर्स्ट की, सेकंड की, ये जो प्रीलिमिनरीज है आपकी, मतलब उसकी यार एक सिंगल पीपीटी वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगी, है ना? आप जाके देख लेना, वेबसाइट का लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में रहता है। कोई दिक्कत हो टेलीग्राम वगैरह कर देना, कमेंट कर देना, कहीं कोई डाउट आया हो पूछ लेना, बता दूंगा। और बस धीरे धीरे अपन ऐसे रियल एनालिसिस के मुद्दे की ओर बढ़ते जाएंगे। और आपको जो एक टेस्ट होता है ना, रियल एनालिसिस का टेस्ट, वो मैं फील करवाना चाहता हूँ। डेफिनेटली आई विल डू दैट, बट हियर आई एम नॉट डूइंग दैट बिकॉज दैट इज नॉट योर and my necessity. You will waste your time, and now you are wasting your time watching it. Pause the video and enjoy the video. How can you enjoy the video after close? I am just mad when I talk इंग्लिश बोलने लग जाता हूँ ना मैं, तो फिर बोलने ही लग जाता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है आपसे कि आपका अपना ये चैनल है, आपने वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे सेम टाइम, तो नहीं, सेम जगह। ओके बाय।